इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन सारे खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर पहला चेकलिस्ट ये है कि अगर मार्केट बुलिश अगर है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक अगर हाई ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं या फिर 52 वीक हाई लगा रहे हैं, तो आपका भी स्टॉक जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं आपका भी स्टॉक 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कर लिए जो कि अब वो हाई नहीं लगा रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऐसा ही स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए कि अगर मार्केट बुलिश है, ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो आपका भी स्टॉक हाई लगाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाया तो दौड़कर आपको पसंद आ गया तो बाई कर लिए, नहीं। और भी सारे चेक लिस्ट हैं और सारे पैरामीटर हैं, उसको भी देखेंगे। बट अभी आपको 52 वीक हाई लगाया रिसेंट दिनों में तो ये एलिजिबल हो गया, ठीक है। वैसा नहीं है कि बाई कर लेंगे, नहीं, अभी और भी चीज़ों को देखना है, ध्यान रखना है। अगला जो पैरामीटर है कि अगर कोई भी स्टॉक अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप सोचें, अपने आप से पूछें कि क्या उस स्टॉक को आप 10 सालों के लिए 10 सालों तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप 10 सालों तक होल्ड करने के लिए तैयार हैं तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज 10 मिनट भी मत सोचिए उसको बाय करने का। ये वॉरेन बफेट का ये ब्यूटीफुल कोट है। इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का और इन्होंने ये बताया ऐसा चीज़, तो आपको इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर कोई स्टॉक अगर आपको लगता है कि 10 सालों तक आप होल्ड नहीं कर सकते तो उसके बारे में आप सोचिए भी मत, 10 मिनट भी मत सोचिए इन्वेस्टमेंट करने का। ये लॉन्ग टर्म का ये बहुत ही बेहतरीन कोट है वॉरेन बफेट का। तीसरा इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट और पैरामीटर ये है कि ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कीजिए जो डेट फ्री हो, कोई भी कर्जा ना हो उसके ऊपर, या फिर अगर कर्जा है भी तो कम से कम कर्जा हो। और मान लीजिए कि कर्जा है भी, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी है, तो क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है? अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तब आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये कर्जा का सही उपयोग कर रहा है। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि डेट फ्री स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो जिस स्टॉक के ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा होता है, लॉस होने का और डूबने का चांसेस भी उस कंपनी में ज़्यादा होता है। तो डेट फ्री स्टॉक होगा तो और बढ़िया। अब ऐसा नहीं है कि जो पैरामीटर है एकदम परफेक्टली फिट ही बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको रोबोटिक जैसा नहीं सोचना है। अब ऐसा अगर होता तो जो भी पैरामीटर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो कंप्यूटर में फिट कर देता। आजकल तो एआई, मशीन लर्निंग, वो सब भी अनुमान लगा लेते हैं, तो वो जो है अपने आप जो है स्टॉक रिकमेंड कर देते, आप ब्लाइंडली वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप अपना कॉमन सेंस भी लगाइए। अगर क्या कर्जा है कि नहीं, कर्जा लिया हुआ है कि नहीं, अगर लिया हुआ है तो क्या वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सही उपयोग कर रहा है उस कर्जे का? ये सारी चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया है और ज़्यादा कुछ ग्रोथ दिखा नहीं रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। बट एकदम से रोबोटिक नहीं होना है कि यही हार्ड रूल है अब इसको एकदम से फॉलो ही करेंगे। हाँ, बट इन सारे चीज़ों को आपको देखना है, सोचना है, समझना है, तभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला स्ट्रेटजी आपका रहेगा कि डोंट टाइम मार्केट, ठीक है। मार्केट को टाइम ना करें कि मार्केट को आप, कुछ लोग होते क्या है कि ऊपर जाता है तो नहीं, अभी तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और बहुत सारे स्टॉक तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाते हैं, तो अब नीचे आएगा ही तब हम बाई करेंगे, अभी क्यों, अभी तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आप ये टाइम ना करें। और अगर ये स्टॉक अगर गिर रहा है तो आपको लग रहा है अरे ये तो बहुत गिरावट में चल रहा है, अभी हम ले लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, अच्छा ठीक है और गिरने तो देखेंगे, बाई करेंगे। बट ऐसा सोचते रह जाते हैं और अचानक से अपर सर्किट लग जाता है 10 से 15% अप। तब आपको क्या लगेगा, अरे 2-2% नीचे गिर रहा था, अचानक से 10% ऊपर चला गया, अब तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, अब तो मैं ट्रेन छूट गया, अब इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा क्या, अब पहले ही कर लेना चाहिए था। तो ऐसे मार्केट को टाइम बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि टेक्निकल एनालिसिस करना है। टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स लगाने हैं और इंडिकेटर अगर इंडिकेट करेगा और रिवर्सल का इंडिकेशन देगा, मान लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस ये बोल रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई पे है और बोलेंजर बैंड के ऊपर फाड़ कर आगे निकल चुका है और आरएसआई वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, और भी कई सारे इंडिकेटर हैं जो कि अब बोल रहे हैं कि अब ओवर वैल्यूड हो गया, अब नीचे आने की संभावना है, रिवर्सल स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर
टेक्निकल अगर ये बोलते हैं कि अभी जल्द ही ब्रेकआउट होगा, इस लेवल को तोड़ने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है, या फिर अभी लोअर वैल्यूएशन में मिल रहा है, ट्रेंड बदल चुका है, बाय करने का इंडिकेशन अगर मिल जाएगा तब आप बाय कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। ऐसा नहीं है कि मैं तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हूं तो ऑल टाइम हाई पर ही बाय करेंगे, क्या है वो 5-10% तो कोई मैटर नहीं करता है, बट ये सिग्निफिकेंट अमाउंट का फ़र्क डाल देगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा ऊपर के लेवल पर ही बाई करेंगे, नहीं, हमेशा बाई ऑन डिप करें। जब भी आप बाई कर रहे हैं टेक्निकल देखें, टाइम नहीं आया थोड़ा वेट कर लें, आप 15 दिन 30 डेज वेट कर लें, क्या दिक्कत है, जब मौका मिलेगा तो आप डाल देंगे। थोड़ी ना आपके पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है और मान लीजिए 10 स्टॉक, अगर मान लीजिए 9 स्टॉक, मिनिमम 9 स्टॉक अगर आप रखें अपने पोर्टफोलियो में, तो अब 9 में ही किसी में भी मौका नहीं मिलेगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि किसी में भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, एक में नहीं मिला दूसरा में मिलेगा, दूसरा में नहीं मिला, कभी नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मार्केट में टेक्निकल हमेशा आपको इंडिकेट कर देंगे कि कौन सा लेवल पे बाई करना है। ठीक है, मार्केट को टाइम ना करें, बट टेक्निकल एनालिसिस करके अपना इन्वेस्टमेंट के जर्नी को चालू रखें। अगला आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर अगर हैं, आप बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं, तो इंट्राडे तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, फ्यूचर जो है ट्रेड ना करें, फ्यूचर ऑप्शन में ना करें, कॉल पुट में बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। क्यों? क्योंकि ये सारे फुल टाइम जो लोग करते हैं ना, उनके लिए होता है। क्या आप स्टॉक मार्केट में फुल टाइम आप करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है फुल टाइम में करूंगा तो फिर सही है, बट उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो स्टॉक मार्केट जुआ के समान है, गैम्बलिंग है एक। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप है तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आप जो कोर बिजनेस है, मान लीजिए जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, किसी कंपनी में मैनेजर हैं, तो उसमें अपना फोकस कीजिए, अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए और उसमें और ज़्यादा पैसा कमाइए उस क्षेत्र में, और पैसा कमाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा खासा मिलेगा। रोज़ खरीदना बेचना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिस्क भी रहता है, और इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जो रिटर्न जो हाथ में लगेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा नहीं रहता है। मान लीजिए कि आपको लगेगा कि मैं तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं, बट एक एक दिन में 10-15% का रिटर्न मिल रहा है, आप मार्जिन पर ट्रेड करेंगे, आपको लगेगा कि मैं जो 6 महीना में कमाऊंगा वो तो मुझे एक दिन में मिल जा रहा है, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, ये सारे चीज़ करके, तो मैं क्यों 6 महीने तक ये कंसोलिडेशन और गिरावट इन सारे फेज को मैं सहूँ। तो ऐसे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। अब ब्रोकर लोग भी मोटिवेट करते हैं। ब्रोकर लोगों को क्या, ब्रोकरेज चाहिए, आप बेचें या फिर बाई करें सेल करें, उनको तो ब्रोकरेज चाहिए, तो हमेशा आपको देंगे, कॉल देंगे कि इस लेवल पे बाई करो, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये टारगेट रहेगा। अब इसके दलदल में आप फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, मैं भी काम करे, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, बट अगर नुकसान अगर होगा, रोज प्रॉफिट हो रहा है, आपका मोटिवेशन हाई है कि बस इंट्राडे ही बेस्ट है, इसमें जो आप अर्न करेंगे वो जल्दी से करोड़पति बनाकर दे सकता है और ह्यूज अमाउंट दे देगा, यही बेस्ट है। बट एक दिन जब वो नुकसान होगा ना, तो सारे जो भी आप कमाए रहेंगे सब खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि सारा ट्रेड करके मैं एक बार देखता हूँ, मीन्स जो भी आप कमाए रहेंगे सारे को हम पैसा लगाकर हम ट्रेड करेंगे तो और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे में सारा चला जाता है और उसको आप रिकवर करेंगे, बोलेंगे कि नेवर गिव अप, नुकसान हुआ है कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ा नेवर गिव अप, फिर से हम ट्राई करेंगे, अब रिकवर कर लेंगे और अच्छा रिटर्न करेंगे। और ऐसे करके आप एक दलदल में फंस जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारे चीज़ जो है ब्रोकर लोगों को बेनिफिट होगा। उन लोग टारगेट वगैरह देते रहते हैं, कॉल वगैरह देते रहते हैं, उस पर ना पड़ें, उन्हीं को ज़्यादा फायदा होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। एट द एंड जो है आपको निराशा ही हाथ लगेगा। और मैं क्या बोलूँ इंट्राडे के बारे में, ठीक है, आप किसी से भी पूछिएगा तो यही बोलेंगे, इंट्राडे एक रिस्की, आप बोल सकते हैं बहुत रिस्की है, ये बिल्कुल भी अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने कोर बिजनेस में अपने स्किल पे फोकस करें, और वो स्किल पे फोकस करने से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का बेनिफिट का मज़ा ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 9 स्टॉक तो ज़रूर रखें।
मान लीजिए आपको लगेगा कि एक स्टॉक जो है 500% रिटर्न दे रहा है, 300% रिटर्न दे रहा है, तो क्यों हम किसी अलग अलग स्टॉक में हम पैसा इन्वेस्ट करें, क्यों एक ही स्टॉक में डाल देते हैं सारा पैसा। क्योंकि अगर 300% रिटर्न देगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। अगर बहुत सारे स्टॉक में अगर करेंगे तो एवरेज आउट होकर बहुत कम रिटर्न मिलेगा। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको पता है ना कि एक ही बास्केट में, आपको ये तो सुने ही होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट एसआईपी बिल्कुल भी ना करें। आप टोटल 9 एटलीस्ट, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 9 स्टॉक, और जो क्राइटेरिया होना चाहिए 3 डिफरेंट सेक्टर के होने ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। कितना भी मिनिमम अमाउंट के लिए आप कर रहे हैं तो ठीक है, अब मान लीजिए एक ही स्टॉक बाय कर सकते हैं, एक स्टॉक बाय कर लिए, अगला दूसरा स्टॉक जो है नेक्स्ट मंथ दूसरे कंपनी का बाय कीजिए। एक ही स्टॉक आपको हमेशा नहीं बाय करना है। अपने पोर्टफोलियो को 9 स्टॉक में डाइवर्सिफाइड जरूर करें। अब ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आपका अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ का है, तो मे भी नंबर ऑफ जो स्टॉक हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, बट मिनिमम 9 स्टॉक होना चाहिए और 3 डिफरेंट सेक्टर के होना चाहिए, ताकि अगर एक में अगर नुकसान हो तो दूसरा उसका भरपाई कर पाए और आपको एट द एंड अच्छा खासा रिटर्न मिले। और 3 डिफरेंट सेक्टर में कभी कभी एक पूरे सेक्टर डाउन होते हैं तो उस पर भी आपका ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ऐसे इसलिए 3 डिफरेंट जो है सेक्टर जरूर रखें अपने पोर्टफोलियो में। तो नाउ अगला चेकलिस्ट है कि टू मैनी स्टॉक बिल्कुल भी नहीं रखें। मिनिमम 9 रखना। ऐसा नहीं है कि 10 ये बोल दिया, वो बोल दिया, यूट्यूब पे ये बोल दिया, टीवी पे ये बोल रहे हैं, सारे को कूड़ा करकट की तरह भरे जा रहे हैं स्टॉक में और अपना कपार पीट रहे हैं कि अरे कौन सा स्टॉक है, कहाँ है, क्या प्राइस चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे ना करें। ऐसा नहीं कि 30 40 50 जो मिल रहा है भर रहे हैं। ये भी लोग बोल रहे हैं ये भी ऊपर जाएगा, इसको भर लो, वो ये बोल दिया, इतना टारगेट बोल दिया, इसको भी भर लो। उसके बाद जो है लगेगा कि कंप्यूटर पीट दे, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ऊपर जा रहा है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। टू मैनी स्टॉक अगर आप बाई करेंगे तो उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे और जो रिटर्न मिलेगा वो एवरेज आउट होकर एट द एंड जो है आपको निराशा ही हाथ लगेगा, अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टू मैनी स्टॉक तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इसके जैसा हाल हो जाएगा जो ये दिख रहा है। ठीक है, अपना कपार पीटिएगा बैठकर। फिर अगला जो है आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि ऑलवेज चेक क्वार्टर रिजल्ट, इफ इट इज ए नेगेटिव देन रिप्लेस इट विथ अनदर गुड स्टॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा स्टॉक जो क्वार्टर रिजल्ट में निगेटिव ग्रोथ कर रहा है उसको रिप्लेस कर दें। नाउ आप बोलेंगे कि कोविड की वजह से सारे स्टॉक तो निगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या सबको निकाल के बाहर कर दें, फिर किसको रिप्लेस करेंगे। देखिए, अब कोई अनप्रेसिडेंटेड ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे स्टॉक मार्केट ही डाउन है या फिर कोई एक सेक्टर ही पूरा डाउन है, ऐसे सिनारियों में, ऐसे कंडीशन में ये चल जाएगा, उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम रोबोटिक की तरह, जैसे रोबोट काम करते हैं कि निगेटिव ग्रोथ हुआ तो तुरंत वो दिखा देते हैं कि सिलेक्शन में वो है ना, तो ऐसा नहीं करें। रोबोटिक जैसा नहीं कि वैसे तो कंप्यूटर आपका अच्छा डिसीजन ले पाएगा, वो सिलेक्ट करके शॉर्टलिस्ट करके उन सारे स्टॉक को आपको दे देगा और आप जस्ट ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देंगे। नहीं, अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर। एकदम से एकदम हार्ड रूल नहीं है, जरूर इन सारे चीज़ों को चेक करें, चेकलिस्ट है, इन सारे चीज़ों को ध्यान दें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो ऑलवेज चेक द क्वार्टर रिजल्ट, इफ इट इज नेगेटिव देन रिप्लेस इट विथ अनदर गुड स्टॉक। अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक है रिटर्न बढ़िया नहीं दे रहा है, सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सारे मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है, सारे आईटी कंपनी तूफान की तरह भी भाग रहे हैं, मान लीजिए केमिकल स्टॉक, सारे केमिकल स्टॉक ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं और आपका रिटर्न, उसका प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त दिख रहा है और आपका जो स्टॉक है उसका निगेटिव, जो क्वार्टर रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, मतलब उस सेक्टर के सारे स्टॉक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, आपका स्टॉक निगेटिव, तो फिर ऐसे को बाहर का रास्ता जरूर दिखाइए और दूसरे स्टॉक को रिप्लेस कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अपने स्टॉक में ऐसे ही स्टॉक, अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्टॉक का सिलेक्शन कीजिए जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो देखिए, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको गूगल कीजिए, उसको यूट्यूब में बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेगा। न्यूज़पेपर पढ़िए,
ठीक है। अब ये कंपनी जो भी आप बाय कर रहे हैं, आप उसका ओनर बनना चाहते हैं, तो थोड़ी ना किसी भी खराब कंपनी में जाकर आप ओनर बन जाएंगे। अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो कर रहा है उसमें ना ओनर बनेंगे तो आपको बेनिफिट रिटर्न मिलेगा। तो आपको तो थोड़ा बहुत मशक्कत तो करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई है नहीं कि आपके लिए सब कोई मदद करे, तो अपना खुद का दिमाग जरूर लगाएं और फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ ही सिलेक्ट करिए। जैसे कि आपको लग रहा है आईटी स्टॉक आगे फ्यूचर में भी धमाल करेगा, रख लीजिए। केमिकल स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा प्रोबेबिलिटी है, रख लीजिए। अभी ऑटो सेक्टर अच्छा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाला है, रख लीजिए पोर्टफोलियो में, ऐसे सेक्टर को रखिए, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। अब मान लीजिए कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कंपनी है जो इंडिया में बेहतरीन ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज दिखता है फ्यूचर में, उसको आप ऐड कर लीजिए। फाइनेंस सेक्टर में देख लीजिए कि ये अभी भी फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ है इस स्टॉक का, उसको रख लीजिए। तो ये सारे चीज़ पता चल जाते हैं और आपको चल जाएंगे। मीन्स इतना भी हार्ड रूल नहीं है, थोड़ा मशक्कत तो करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट, एवॉइड पेनी स्टॉक, जो कौड़ी के भाव बिकने वाले जो रद्दी स्टॉक होते हैं, कूड़ा करकट की तरह, जो 1 रुपये 20 पैसे 30 पैसे ऐसे करके उसका प्राइस होता है, 10 रुपया 15 रुपया, ऐसे स्टॉक से दूर रहें। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन स्टॉक को बहुत जल्दी इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। कई सारे यूट्यूब चैनल और टीवी पे ऐसे पेनी स्टॉक को लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि देखिए अब छोटे मोटे लोग भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे ना, लोअर लेवल पे 1 रुपया प्राइस चल रहा है तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, और मान लीजिए कि एक यूट्यूबर है, ठीक है, 1 रुपया पे बाय करके उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, और अगर 30,000 या फिर 10,000 लोग भी अगर इन्वेस्ट अगर यहाँ पे कर लेंगे तो भी वो उसको अच्छा खासा मुनाफा होगा, और 200-300% रिटर्न लेकर वो भाग जाएंगे और आपको वहाँ पे फंसा देंगे। तो पेनी स्टॉक को अवॉइड करें, क्योंकि ये कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब इसको मैनिपुलेट करना ईजी होता है। अब बड़े स्टॉक को भी मैनिपुलेट किया जाता है, तो बड़े स्टॉक को मैनिपुलेशन के लिए बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस को साथ आना पड़ता है। फाइनेंशियल सेक्टर के जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कार्टल जो होते हैं, उनको जो है आना पड़ता है, उन सारे लोग मिली भगत होता है। उसके बाद वो क्या बोलेंगे, न्यूज़ में अफवाह फैलाएंगे यूट्यूब पे, टीवी पे, कि ये ज़बरदस्त तूफान आने वाला है, ऐसा वैसा करके पहले से पोजीशन बना के ये सारे चीज़ करते हैं, ज़बरदस्त अपर सर्किट लगवा कर रिटेल निवेशक को फंसाते हैं। तो वो सब बड़े स्टॉक में भी होता है, बट उसको बहुत टफ है मैनिपुलेट करना। पेनी स्टॉक को तो बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, और अपने पोर्टफोलियो में इसको बिल्कुल भी जगह ना दें। मैं तो बोलूँगा 0% जगह दें। हमेशा चेक करें कि क्या टेक्निकल ब्रेकआउट की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या टेक्निकल ये बोल रहे हैं कि अभी इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्या इंडिकेशन रिवर्सल का इंडिकेशन है। टेक्निकल एनालिसिस करके ही किसी भी स्टॉक को बाय कीजिए। अगर आप बाय कर रहे हैं तो डीप में भी बाय कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बाय कर रहे हैं तो, क्योंकि एट द एंड आपको सिग्निफिकेंस, आपको बेनिफिट होता है। अगर 10% के डीप पे कर रहे हैं तो 10% तो ऑल टाइम हाई पे करते तो सीधा सा नुकसान होता है, और 10% कम नहीं होता है, उसका कंपाउंडिंग भी होता है ना फ्यूचर में। अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है मिनिमम 10 ईयर, आप जो है 10 ईयर तक क्या आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ऐसा पैसा जो आपको 10 सालों तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर सेव कर रहे हैं, गुल्लक में डाल रहे हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में उसको नहीं निकालेंगे, 10 सालों तक तो एटलीस्ट आप नहीं निकालना चाहते, तो ऐसे स्टॉक को ही बाय करें। मीन्स 10 साल तक होल्ड करने की कैपेबिलिटी है तभी बाय करें, मिनिमम 3 साल। लॉन्ग टर्म आप बोलेंगे, शॉर्ट टर्म में निकलेंगे तो काम नहीं चलेगा। मिनिमम 3 साल तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे पास जितना पैसा है 3 सालों तक क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगा, 10 सालों तक क्या हम होल्ड कर पाएंगे। अगर हाँ तो कीजिए, अगर नहीं तो फिर मत कीजिए। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हैं तो ऐसे स्टॉक जो डिविडेंड देते हैं, आप कोशिश कीजिए कि डिविडेंड का अमाउंट अगर सिग्निफिकेंट हो जाता है और आप उससे उस शेयर भी खरीद सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको री इन्वेस्ट करने का। मान लीजिए कि आपने स्टॉक लिया और उसमें डिविडेंड इतना मिल गया कि आप एक स्टॉक और बाय कर सकते हैं, तो आप एक स्टॉक और ऐड कर लें, उसको री इन्वेस्ट कर दें। री इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, जो शानदार मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा
डिविडेंड को, ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको ये सारे चीज़ को करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपको ये भी चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि कोई भी स्टॉक में आप बाय कर रहे हैं तो क्या उसका बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनिकली ग्रो करने का मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो गूगल, यूट्यूब, अलग अलग जगह से आप पता कीजिए, न्यूज़ वगैरह से आपको पता चल जाएगा। बिजनेस को समझेंगे तब ना पता चलेगा। तो न्यूज़ वगैरह और ये सारे चीज़ से जो एनालिसिस करते हैं हमारे जैसे लोग भी, मैं भी एनालिसिस करता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसका बिजनेस के बारे में समझिए, वेल नोन कंपनी होना चाहिए, ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यूट्यूब तो गूगल तो जो है यूट्यूब को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप खुद व खुद आ रहे हैं। गूगल तो अपने साइट को कहीं भी प्रमोट नहीं कर रहा है, होल्डर नहीं, क्या बोलते हैं अपना, आप खुद से जाकर सर्च करते हैं, उसको पसंद करते हैं, जीमेल में खुद अकाउंट क्रिएट करते हैं, फेसबुक में अकाउंट खुद क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप खुद वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। वो एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है उसको, ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। तो आप ऐसा फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए थोड़ा टफ होता है, ऐसा स्टॉक फाइंड आउट कीजिए जो ऑर्गेनिकली ग्रो करे। मान लीजिए कि एक टाटा ब्रांड है, टाटा स्टील, तो जो वहाँ पे सरिया मिलता है, जो छड़ वगैरह मिलता है, वो खुद वह लोग अपने आप जाते हैं कि ये अच्छा ही होगा, एक ट्रस्ट बना हुआ है, ये तो बेहतरीन होगा ही, तो खुद जाकर बाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रमोट नहीं करते हैं कंपनी लोग। जस्ट मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा कंपनी जो वहाँ जहाँ पे लोगों का एक ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, लोग खुद जो है बाई करते हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक को जरूर जो है अपने जब भी आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हैं तो इन सारे चीज़ों का खास ध्यान जरूर दें। अगला, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी स्टॉक आप बाय कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर कि मैनेजमेंट को देखना है कि क्या मैनेजमेंट क्विकली डिसीजन और लेता है, जो क्विकली ग्रो करने की क्षमता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपटीटर उसको कंप्लीट करके निकल जाए, कोई स्टार्टअप आए उसको इतना तेज रफ्तार से आए कि उसको पता भी नहीं चले, उसको मौका भी नहीं मिले और उसको बड़ा बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए कि स्टार्टअप या फिर ऐसा कोई अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो मैनेजमेंट का ये दायित्व तो बनता है कि वो ऐसा कुछ करे ताकि उसका एक किसी टाइप का एक मोनोपोली हो। ऐसे लोग जो बीट करके निकल जाते हैं ना कर पाए, एकदम क्विकली और एकदम से ग्रोइंग होना चाहिए और एकदम फास्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीट करके निकल गया, डिस्काउंट वगैरह इतना दे दे लोग, यूजर लोग जो है इसको छोड़े ही ना। और ऐसे जो कंपनी है जो अभी भी स्टार्ट हुए हैं, उतना वो डिस्काउंट वगैरह ना दे पाएँ और वो बाहर हो जाए मार्केट से, मोनोपोली इसका हो जाए। जैसे जियो आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है क्या ऐसा स्टॉक है कि ऐसा कर सकता है, उसका मैनेजमेंट इस टाइप का फोकस्ड है, एकदम क्विकली ग्रो करने की क्षमता है। लेथार्जिक कोई कंपनी है, वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, एकदम स्लोली ऐसे मूव कर रहा है, पहले से ब्रांड बन गया है, अब ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रहा है, कंपटीटर भी बीट करके निकल जाएगा, उसको उसके जगह पे पहुंच गया, ऐसे कंपनी से दूर रहें, ठीक है। किसी का मैनेजमेंट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, सोया हुआ है, कुछ पता ही नहीं है, डूब रहा है, ऊपर जा रहा है, कुछ पता नहीं, ऐसे भी कंपनी से दूर रहें। तो ये सब कैसे पता चलेगा? देखिए, अब ये सब न्यूज़ वगैरह आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो देखिए इसके बारे में, इसके कंपनी के बारे में कि क्या बनाता है, क्या बिजनेस है, करता क्या है, कौन कौन से इसके क्लाइंट्स हैं, कितना जो है इसका मैनेजमेंट कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। इसका जो पास्ट देखेंगे ना, तो पास्ट से आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ करेगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।